ठीक है, खत्म बात है तुम यार। देखो अक्षांश, देखो सुन लो, पृथ्वी के ऊपर अक्षांश रेखाएं देखो इस प्रकार से खींची जाती है, मतलब इनकी दिशा पश्चिम पूर्व होती है। दिशा क्या होती है? पश्चिम पूर्व। पश्चिम पूर्व दिशा होती है इस प्रकार से। एक रेखा जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, एक ऐसा तल या रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटे, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी, उसको हम 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। एक हमने 0 डिग्री ले ली, तो यहाँ पर एक सेंटर ले लिया, मतलब इमेजिन करके चलो कि पृथ्वी को ठीक बीच में से काट दो, या आप एक संतरा लो या सेब लो या कुछ भी एक फल लो, गोल चीज लो, कोई भी बोल ले लो, और आप उस बोल को ठीक बीचों बीच काट लो। तो जब उसको काटोगे बीचों बीच तो दो पार्ट बनेंगे, उत्तर एक दक्षिण। तो वह लाइन जिसके ऊपर आपने काटा है, वह लाइन जो पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करती है, जिसके एक साइड उत्तर है एक साइड दक्षिण, उसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा होती है। 0 डिग्री अक्षांश, उसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है और पृथ्वी के केंद्र से आप किसी स्थान पर, पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान पर, पूरी धरती पर आप अगर 0 डिग्री के सापेक्ष कोई लाइन बनाते हैं, कोई भी एक बिंदु लेते हैं, उसको हम कहते हैं अक्षांश। तो 0 डिग्री के सापेक्ष या विषुवत रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान का कोणीय मान 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 25 डिग्री, 100 डिग्री, नहीं 100 तो नहीं, सॉरी, इसको 90 डिग्री तक अधिकतम हो सकता है ना। तो आपने क्या कहा? आपने बोला कि 0 डिग्री विषुवत रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के किसी भी स्थान का जो कोणीय मान होता है उसको हम कहते हैं अक्षांश। तो मान लो कि इसके सापेक्ष ये जो है ना, ये मान लो 10 डिग्री है। कितना है? 10 डिग्री। ये 10 डिग्री है। और मान लो एक ये भी कितना डिग्री है? 10 डिग्री। तो पृथ्वी पर दो स्थानों को मिलाया जो 10 डिग्री वाले, 10 वालों को मिलाते हुए एक रेखा बना दी। एक समान अक्षांश ये स्थानों को मिलाया, समान अक्षांशी मान वाले स्थानों को मिलाया, तो वो कहलाई एक अक्षांश रेखा। और ये अक्षांश रेखा कहलाई 10 डिग्री की अक्षांश। ऐसे मान लो कि कितना डिग्री ले लिया? 60 डिग्री। 60 डिग्री ले लिया, यहाँ से आप चले, यहाँ से कितना ले लिया आपने? 60 डिग्री। तो 60 मिलाते हुए एक लाइन खींची, ये 60 डिग्री का अक्षांश हो गया। क्योंकि विषुवत से ऊपर की तरफ होगा तो ये आपका उत्तर है, और विषुवत से नीचे वो दक्षिण है। तो सब जगहों पर आपको दो बिंदु मिलेंगे। फिर आप चलेंगे तो ये एक 89 डिग्री, 89 मिलाते हुए लाइन बनाई, कितनी बन गई? 89 डिग्री का। लेकिन 90 पर जब आप जाओगे ना, तो आपको 90 पर ये 89 का था, ये 89 का था, लेकिन 90 पर जब आप जाओगे ना, तो वहाँ पर केवल एक बिंदु मिलेगा, दो पॉइंट मिल नहीं सकते। 90 पर कभी दो पॉइंट नहीं होते, 90 पर हमेशा एक ही पॉइंट, 90 उत्तर भी 90 दक्षिण। यानी कि जब दो पॉइंट नहीं होंगे, जब रेखा भी नहीं बने, 90 हमेशा एक ही पॉइंट रहता है, इसलिए 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण कभी रेखा नहीं होती है, बिंदु रहता है हमेशा। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से आप अक्षांश रेखा उत्तर में, ऐसे ही आप किसे बनाओगे? दक्षिण में। तो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। और पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री अक्षांश के सापेक्ष किसी स्थान का जो कोणीय मान होता है, उस कोणीय मान को हम क्या कहते हैं? अक्षांश। 0 डिग्री के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान का कोणीय मान, ये क्या कहलाता है? अक्षांश। जैसे मान लो कोई एक स्थान ये, और ये स्थान मान लो रांची है। कौन सा स्थान है? रांची। ये स्थान मान लो रांची है, तो रांची का कितना अक्षांश है? तो आप 0 के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से देखोगे तो 23.5 आएगा। कितना आएगा? 23.5। तो आपको रांची कर्क रेखा पर स्थित है। आई बात समझ में? तो ये हो गया। अब अक्षांशों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? अक्षांशों की कुल संख्या, तो अक्षांशों की कुल जो संख्या है, अक्षांशों की कुल संख्या की बात करेगा। ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा था। अक्षांशों की कुल संख्या देखो एक बार, एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आप 0 के बाद देखोगे पहला कितना आता है? 1 से चलोगे तो 1 से चलते चलते कितना आएगा? 90। तो उत्तरी गोलार्ध में कुल कितने अक्षांश है? 90। ऐसे ही आप एक दक्षिण की, तो एक उत्तर है ना, तो ऐसे ही आप 1 डिग्री दक्षिण से आओगे तो 1 डिग्री दक्षिण से और कहां तक आओगे? 90 तक आओगे। तो यहां तक भी आओगे कितने आएंगे? 90। तो 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में। ये भी तो है, इसको थोड़ी काउंट किया है। तो एक इसको काउंट करो, तो एक इसको काउंट करोगे तो कितना आएगा? 181। 181, ठीक है ना? 181 आपका पढ़ाया हुआ पक्का आता है। आप टेंशन मत लीजिए भाई, टेंशन मैं क्यों लूंगा? मैं क्यों लूंगा टेंशन? नहीं बता, है ना? मेरा पढ़ाया हुआ पक्का नहीं आता, आता ही आता है। मुझे वो बोले अपने इंस्टीट्यूट वाले जो मैनेजमेंट बोले, सर कुछ क्लास ले लो बीपीएससी वाले बच्चों के लिए, ले लें क्लास। तो बोले सर पीवाई क्यों करवाने? बीपीएससी में पीवाई करवा देंगे। तो मैंने बीपीएससी के जीएस पर जाकर क्लास स्टार्ट करी। अब चूंकि भाई मेरा जो प्रेडिक्शन था, तो क्या हुआ उस दिन गड़बड़ हो गई उनसे। उन्होंने क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन तैयार नहीं, मतलब जो उन्होंने पीपीटी दी ना मुझे बना करके, वो पीपीटी बोर्ड पे खुली नहीं। तो पीपीटी नहीं, आप उस क्लास को देख लो, यूट्यूब पर ओपन है, पब्लिक पड़ी हुई है। तो बोल सर पीपीटी नहीं खुल रही, आप अपने हिसाब से पढ़ा दो। मैंने पढ़ा देंगे। मैंने एक क्वेश्चन उठाया, फारसी खाड़ी पढ़ा दिया, और मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ाते समय बोला था कि तुम्हारी मम्मी कसम लगे अगर याद नहीं करेगा। वही प्रश्न आया पहला, उस सीरीज की पहली क्लास का पहला प्रश्न, और ये कहते हुए है वो स्टेटमेंट कि तुम्हारी मम्मी कसम जो याद नहीं करो, और वही प्रश्न आया पहला। ऐसे कितने क्वेश्चन आते हैं? एक नहीं आता है, ऐसे कितने क्वेश्चन। मैं देख के हमारी बहुत सारे क्वेश्चन बताता नहीं हूं, सेम आ जाते हैं। पता नहीं कब बीपीएससी उठा ले जाए कि ये कहां से करते। सच में मजाक नहीं कर रहा हूं, जलवा तो कह बाहर भी जलवा जान, लेकिन बात है आते हैं। मैं क्या करूं बताऊं? पता नहीं। तो क्योंकि तो आइडिया है चीजों का, इसलिए बार बार जब भी कहता हूं आएगा, समझो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ संभावना आ जाए, है ना? और ऐसे नहीं मैं बहुत सारी जगह बोलता हूं, वो रेयर कुछ पॉइंट पर बोलता हूं। उसमें से 9 प्रश्न आए थे, 12 क्लास मैंने ली थी, 9 या 10 क्वेश्चन लगभग 12 सेशन से 12 आते ही सारे 15-16 क्वेश्चन, 15-14 क्वेश्चन आते हैं भाई बीपीएससी में। वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के पता नहीं एक टीचर कौन थे, मैंने सुना तो 32 क्वेश्चन आते हैं। मैंने 32 क्वेश्चन बीपीएससी ज्योग्राफी, माहौल कुछ भी बना रहे हो, कौन कह रहा है? 14 प्रश्न आते हैं, गिन के आएंगे 14 प्रश्न, 6 प्रश्न 7 प्रश्न आएंगे बिहार ज्योग्राफी, 6 क्वेश्चन आएंगे वर्ल्ड के, 8-9 प्रश्न आएंगे बिहार इसके इंडियन ज्योग्राफी, 14-15 प्रश्न आते हैं। 15 प्रश्न 12 क्लास, 9 प्रश्न 10 क्वेश्चन क्लास में से आ गए, उस यूट्यूब में से आ गए। तो बताओ मेरा क्या कमी है? अब मैं क्या करूं बताओ? अब 5 वाले प्रश्न पूछ नहीं सकता हूं, ये बताओ आपको समझे नहीं यार चीजों का इतना सटीक आइडिया जब है अपने को, तो ठीक है आगे देखो। सुनो अब सुन लो एक बार, देखो यूट्यूब सेशन चल रहा है, पढ़ा करो उसको, ठीक है ना? देखो इधर देखो, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई एक विषय के पीछे बोलना है ना। बढ़िया से तैयारी करो भाई, साइंस वाइंस पर, करंट अफेयर्स पर ध्यान दो। ऐसे किसी से पढ़ा रहे हैं डेली साइंस, हाँ तो उनको अरे सुन लो, इधर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो भी, क्लासों को देखा करो तुम, इधर ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। अपने धरती को ना 2 तरीके से देख सकते हैं। ये मान लो पृथ्वी है, दीदी दीदी इधर देखो, अरे पुराना है, देखो धरती को ऐसे देख सकते हैं, ऐसे। आपने मान लो ये विषुवत रेखा है, तो अपने कैसे देख रहे हैं? एक या ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, और ये विषुवत रेखा। तो अभी तो हमने ऐसे देखा था धरती को, अब ऐसे देखते हैं, ऐसे, अरे सॉरी, ऐसे देखते हैं, ऐसे अपने निगाह कहां पे? ध्रुव के ऊपर। तो ऐसे देखते हुए डायग्राम बनाते हैं, ऐसे देखो। इसको अपने जब बनाए डायग्राम को, तो देखो यहाँ पर ऐसे, तो ये रेखाएं आपकी कौन सी रेखाएं होंगी? ये रेखा होंगी आपकी अक्षांश रेखा है। तो ध्यान रखना, ये उत्तरी ध्रुव को ऐसे दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए रेखा खींची जाएगी, इसको बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर। और ये जो आपका होगा, ये होगा इसके ठीक विपरीत कितना होता है? 180 डिग्री देशांतर। आपको पता है ना एक सरल रेखा जो होती है उसके ऊपर अपने आता था कि ये अगर कोण 80 डिग्री का है, तो बताओ ये कितना होगा? तो x अपने मानते हैं ना x + 80 = 180 है ना, तो ये जाएगा, होता है ना? तो सरल रेखा कितना? 180।
तो आप देख लो ये सरल रेखा ऐसे, तो एक जीरो के ठीक अपोजिट कौन सी होती है 180। एक को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, एक को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा। एक अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, एक अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा है, ठीक है। तो अब ऐसे फिर ये आपको दिखेंगे, फिर सारे देशांतर 1 2 3 4 करते करते फिर चलते चलते लास्ट में 179 179 भाई एक से चलोगे 101 से लेकर के और 179, तो इस तरह पूर्वी गोलार्ध में देशांतर की संख्या 179। फिर ऐसे इधर चलोगे तो 1 से लेकर के और 1 से लेकर के और कितना चलोगे आप, तो 1 से लेकर के और यहाँ भी 179, तो 179 और 179 प्लस एक जीरो और एक 180, तो ये कितनी होगी 2, तो ये होगी 360। तो देखो जब भी कभी देशांतर की संख्या पूछेगा 360 और अक्षांशों की संख्या पूछेगा तो अक्षांशों की संख्या कितनी है 181, कुल अक्षांश 181, कुल देशांतर 360, ये ध्यान रखो। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज पर बदलाव आएगा। कैसे बदलाव आएगा? देश अक्षांश रेखा होती है, तो अक्षांश रेखा हमेशा आप देखोगे कि अक्षांश रेखा आपकी हमेशा कैसी होती है, वृत्ताकार। कैसी होती है? वृत्ताकार, वृत्ताकार होती है अक्षांश रेखा। कैसी होती है? वृत्ताकार, ऐसे होती है। और सबसे बड़ा जो वृत्त होता है, अच्छा एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि ध्रुव की तरफ जब जा रहे हैं, ध्रुव की तरफ चलते चलते वृत्त क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो सबसे छोटा वृत्त कौन सा होगा बताओ? ना ना ध्रुव नहीं, 89 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर तो रेखा बची नहीं है, वो तो बिंदु है, एक बिंदु। 90 डिग्री तो एक पॉइंट है, 90 रेखा थोड़ी ना है, इसलिए सबसे छोटा अक्षांशीय वृत्त 89 डिग्री होता है। जहां से शुरुआत होती है वो सबसे बड़ा है, शुरुआत होती है 0 से। अक्षांशीय वृत्त कहां से शुरू होते हैं? 0 से। तो 0 डिग्री जो अक्षांश है वो धरती पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त, ध्यान रखना। 0 डिग्री अक्षांशीय वृत्त धरती पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश को वृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल के नाम से भी जाना जाता है। वृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल कौन है? 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा है। अब प्रश्न कई बार आ गया, आपने कहा कि सर अक्षांशों की संख्या तो आपने 181 बताई, लेकिन अक्षांश रेखा तो आप कह रहे हो कि 90 डिग्री सहित 181 है। 90 डिग्री सहित 181 ऐसे जोड़ा था हमने, लेकिन जब अक्षांश रेखा की बात करेगा तो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण ये तो रेखा नहीं है, तो 181 में से कितना घटा दोगे? 2 हटाओगे तो 179। तो अक्षांश रेखा की जब बात करेगा, अक्षांश रेखा तो आती है 179 और अक्षांशों की कुल संख्या बात करेगा तो कुल अक्षांश कितने आते हैं? तो कुल अक्षांश आते हैं 181। दोनों में अंतर समझ में आया? अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में होगी बात समझ में? तो ये तो बात होगी ये वाली। अब फिर समझाऊं दोबारा? अच्छा फिर से समझो। आप सब एक बात समझ चुके हैं कि अक्षांश रेखाएं एक सर्किल के रूप में होती हैं, वृत्त के रूप में होती है। सबको क्लियर? आप देख सकते हो ये सब अक्षांश रेखाएं किसके रूप में है? वृत्त के रूप में। बताओ है कि नहीं? ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा था, ठीक है ना? और ये क्लास 6 या 7वीं की जो बिहार बोर्ड की किताब है उसके अंदर बुक्स में लिखा हुआ है। आप कभी 6 में या 7 में है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो 6 में है फिर, है ना? तो उसमें लिखा है प्रश्न, ठीक है? देखो एक बार फिर से सुन लो। आपने ये बोला कि सर जितने भी अक्षांश होते हैं ये सब, सॉरी आराम से, ये जितने भी अक्षांश हैं वो सारे अक्षांश रेखाएं किसके रूप में है? वृत्त है। पूरा वृत्त है ना, पूरा वृत्त। एक बात तो ये कही। दूसरी बात आपने ये बोली कि सर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ चलते हो, ध्रुव की तरफ चलने पर अक्षांशीय जो वृत्त है ये अक्षांशीय वृत्त क्या होते जा रहे हैं? लगातार छोटे छोटे हो रहे हैं, और छोटे होते 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 और सबसे लास्ट में 89 डिग्री और फिर कितना डिग्री आएगा? 90। सबसे लास्ट में 2 अक्षांश है, सबसे लास्ट में 89 और सबसे लास्ट में 90। तो 90 जो है 90 ये अक्षांश रेखा नहीं है, क्योंकि 0 के बाद चलते 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 इतना छोटा हो जाता है कि 90 डिग्री में एक पॉइंट ही रहता है ना? 90 डिग्री हमेशा एक ही पॉइंट रहता है, इसलिए 90 डिग्री उत्तर हो या 90 डिग्री दक्षिण हो वो कभी भी रेखा नहीं होगा। 90 डिग्री उत्तर दक्षिण हमेशा एक क्या होगा? बिंदु रहेगा। 90 डिग्री उत्तर या दक्षिण का रहेगा हमेशा एक बिंदु या एक पॉइंट रहेगा। तो फिर टोटल अक्षांश 181 है। तो अक्षांश पूछेगा तो बोल दोगे 181, लेकिन जब वो पूछेगा अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा बोलते एक साथ आप 2 एक 90 उत्तर एक 90 दक्षिण, क्योंकि वो बिंदु के रूप में है, रेखा के रूप में नहीं। तो जब रेखाओं की बात करेंगे तो बताओ 90 उत्तर 90 दक्षिण को शामिल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेखा पूछ रहा है। तो रेखा हटा दो, 90 डिग्री उत्तर हटा दो, 90 डिग्री दक्षिण। तो जब भी रेखाओं के रूप में बात करेगा तो 90 उत्तर 90 दक्षिण हटा, तो जब भी रेखाओं के रूप में बात करेगा तो 90 उत्तर 90 दक्षिण हटा देते हैं। इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 179 और अक्षांशों की कुल संख्या 181, ये तुम्हारा सिस्टम बनता है। बताओ बात समझ में आ गई सबको? एनी डाउट? फिर देखो दूसरी बात, एक और प्रश्न आता है कि जब आप विषुवत रेखा, क्योंकि विषुवत रेखा आप सभी जानते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है तो उसका अपकेंद्रीय बल का मान सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो वो होता है विषुवत रेखा पर। ना 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 ना, इक्वेटर के ऊपर जो पोल जो होता है, इक्वेटर विषुवत रेखा पर उसका, अच्छा बता देंगे, बात नहीं। तो विषुवत रेखा के ऊपर उसका अपकेंद्रीय बल का मान क्या होता है? ज्यादा। और आप जानते हो कि अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है कि जब किसी को घुमाते हैं तो बाहर की तरफ जब फेंके, अपने आप को बाहर की तरफ बल लगाए, तो वो कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल। अंदर की तरफ कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय। तो पृथ्वी घूमती है तो सबसे अधिक बल कहां पर होता है? अपकेंद्रीय, इक्वेटर के ऊपर होता है। और इक्वेटर के ऊपर ही पृथ्वी की चौड़ाई भी क्या है? सबसे ज्यादा। इसलिए जो 0 डिग्री अक्षांश होगा वो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई ही सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक अक्षांश, सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश। ये सबसे बड़ा अक्षांश धरती का, ठीक है? वृहद वृत्त या इसको ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा वृत्त अक्षांश वृत्त होता है 89, 89 उत्तर हो या 89 दक्षिण। सबसे अधिक पृथ्वी की गति होती है विषुवत रेखा पर 0 डिग्री पर या फिर इक्वेटर के ऊपर, कुछ भी कर दो। और सबसे कम गति या शून्य गति होती है 90 डिग्री उत्तर 90 डिग्री दक्षिण, क्योंकि इसी के सापेक्ष पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। पृथ्वी किसके सापेक्ष घूर्णन करती है? तो जो घूर्णन अक्ष है, जो 90 उत्तर और 90 दक्षिण को मिलाते हुए है। जैसे साइकिल देखी, साइकिल लेकर के अपनी दुकान पे जाते थे पहले और बोलते थे कि इसका एक्सल खराब हो गया और इसमें गोला ग्रीस कर दो, गोली ग्रीस कर दो, होता था। फिर दुकानदार जो है अरे सबने किया होगा ऐसा लड़कियां नहीं, है ना? तुम्हें गई हो एक्सल दबाओ इसमें गोलियां, चलो। हाँ, तो जो एक्सल होता है, एक्सल बताओ क्या एक्सल घूमता है क्या? ना, एक्सल के चारों तरफ कौन घूमता है? पहिया घूमता है। आप पृथ्वी को एक पहिए की तरह मानो कि पृथ्वी एक ऐसे घूम रही है, तो मान अच्छा ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में एक पिन बीचों बीच दे रखी है, उसके सापेक्ष गति पृथ्वी घूमती है। तो वो जो पिन या जो एक लगा हुआ है, लोहा लगा हुआ है, सरिया लगा हुआ है, वो क्या है? वो एक्सल है, जो 90 उत्तर और 90 दक्षिण को मिलाते हुए लगा होता है। तो 90 उत्तर 90 दक्षिण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा तो पृथ्वी के ठीक केंद्र से गुजरती है, उसको पृथ्वी का अक्ष कहा जाता है। और उस अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी करती है, गति करती है, घूर्णन करती है। और उस अक्ष की जो गति होती है हमेशा शून्य होती है, 0 होती है। अक्ष की गति हमेशा कितनी होती है? शून्य। इसलिए 90 उत्तर 90 दक्षिण पर गति कितनी होगी? 0 होगी। सबसे अधिक गति विषुवत पर, सबसे कम गति 90 उत्तर 90 दक्षिण पर होगी, ऐसा होता है। दूसरी बात, पृथ्वी चूंकि घूर्णन करती है, तो पृथ्वी का घूर्णन होगा तो उस घूर्णन के कारण क्या होगा कि घूर्णन की वजह से, और आप देखोगे कि अपकेंद्रीय बल का मान सबसे अधिक कहां हो गया? तो क्योंकि जहां स्पीड ज्यादा है वहां अपकेंद्रीय बल का मान भी ज्यादा, और वो होगा कौन सा? विषुवतीय रेखा, विषुवत रेखा होगी, ठीक है ना? विषुवत रेखा है। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा है, तो विषुवतीय क्षेत्र में पृथ्वी का फैलाव क्या होगा? अधिक होगा। और पृथ्वी जब विषुवतीय क्षेत्र में अधिक फैलेगी तो ध्रुवों के ऊपर क्या होगा? उसका चपटापन।
इसलिए धरती जो है ना ध्रुवों पर कैसी होती है, चपटी, और विषुवत रेखा पर क्या होती है, उभार होता है, उभार लिया रहता है, उभरी हुई होती है। और इसी प्रकार का आकार इसको हम लधवक्ष गोलाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? लधवक्ष गोलाभ, लधवक्ष गोलाभ, है ना, या फिर इसको जियोइड शेप कहते हैं। जियोइड, भू आभाकार। पृथ्वी का कैसा है? भू आभाकार या जियोइड शेप है। भू आभाकार या कैसा है? जियोइड शेप पृथ्वी का, जिसके अंदर क्या होता है कि विषुवत रेखा पर निकली, उभरी, और ध्रुवों के ऊपर क्या होती है? चपटी होती है। इसको जियोइड शेप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रहता है इसमें सिस्टम। इस वजह से, चपटी होने की वजह से और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। हमेशा दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। दो अक्षांशों के बीच दूरी बढ़ेगी। कहां पर बढ़ेगी? ध्रुवों की तरफ जब चलते हो तो अक्षांशीय वृत्त छोटे होते हैं और अक्षांशीय वृत्तों के बीच दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसलिए सबसे अधिक अक्षांशों के बीच दूरी होगी 89 और 90 के बीच में। सबसे कम दूरी होगी कहां पर? विषुवत रेखा के नजदीक। दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध, कटिबंध कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? जोन। तो कटिबंध के रूप में जानते हैं, जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? जोन या कटिबंध, जोन या कटिबंध, जोन या कटिबंध होता है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है वो 111.3 किलोमीटर, ठीक है ना, लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। देशांतरों के संदर्भ में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो देशांतरों के संदर्भ में अलग क्यों होगा? क्योंकि देखो देशांतरों में क्या होता है, एक बार तो दूरी सबसे अधिक है, फिर लगातार दूरी क्या होती जाती है? घटती घटती घटती, और यहाँ पर इस ध्रुव के पास ये दूरी सबसे कम होती है। विषुवत रेखा पर देशांतरों के बीच दूरी सबसे ज्यादा और ध्रुवों के नजदीक विषुवत रेखा, दो देशांतरों की दूरी सबसे कम। तो हमेशा विषुवत रेखा से ध्रुवों के चलने पर देशांतरों के बीच दूरी क्या होती है? घटती है, घटती है। और दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गौर। क्या बोलते हैं? GORE, गौरे, गौर या गौर, एक ही बात है। तो दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध, दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? गौरे कहलाता है। 90 डिग्री पर देशांतर सारे के सारे आकर मिल जाते हैं। 90 डिग्री पर सभी देशांतर मिलते हैं उत्तर में और दक्षिण में। और देशांतर हमेशा रेखा जो होती है, देशांतर रेखा, उसमें बिंदु का कोई चक्कर नहीं है, सारे देशांतर बनते हैं ना। देखो क्या एक, अगर हम जीरो शुरू करते हैं तो बताओ सारे देशांतर दिख रहे हैं ना, पूरे पूरे, है कि नहीं भाई? सारे देशांतर आ रहे हैं, कहीं पर जीरो का सिस्टम है कोई? तो जीरो अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में जीरो का कांसेप्ट लागू होता है 90 डिग्री वाला। देशांतरों के संदर्भ में कोई वैसा सिस्टम नहीं है। अक्षांश पूरा वृत्त है लेकिन देशांतर पूरा वृत्त कभी भी नहीं होता है, वो हमेशा उत्तर से दक्षिण आधा वृत्त होता है। दो देशांतरों को मिला देंगे, विपरीत देशांतर मिला देंगे, जैसे जीरो को मिलाएंगे किससे? 180, तब जाके एक वृत्त बनेगा। जैसे मान लो कि ये मान लो पृथ्वी, ऐसा मान लो, तो ये सेंटर है उत्तर ध्रुव और ये कौन सा है? दक्षिण। तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव ऐसे एक देशांतर बना। तो बताओ कई वृत्त हुआ? क्या आधा वृत्त हुआ? आधा वृत्त। हाँ, लेकिन इस वृत्त के साथ इसके अपोजिट को मिला दें। जैसे मान लो 170 है, तो ये 170 है, तो इधर कौन सा होगा? 10। तो ये अगर देशांतर 170 होगा तो इसका अपोजिट कौन सा होगा? 10 होगा ना, तभी ना पूरे 180 बनेगा। तो दो विपरीत दिशाओं में या दो विपरीत देशांतरों को मिला दिया जाए आमने सामने वालों को, तो वो क्या बनाता है? एक वृत्त बनाता है। तो ध्यान रखना कि अक्षांश हमेशा पूरा वृत्त होता है और देशांतर हमेशा आधा वृत्त होता है। दो अक्षांशों के बीच क्षेत्र कहलाता है कटिबंध, दो देशांतरों के बीच कहलाता है गौरे। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, औसत दूरी होती है लगभग 111.3, लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी है ना, वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर लगातार क्या होती है? घटती जाती, लगातार घटती रहती है, एक निश्चित दूरी के बीच की नहीं होती। हाँ, लेकिन सबसे अधिक जो दूरी है दो देशांतरों के बीच वो कहां पर होती है? विषुवत पर होती है। विषुवत पर सबसे ज्यादा दूरी होती है दो देशांतरों के बीच में। तो ये मोटी मोटी सी बातें हैं अक्षांश और देशांतर के बीच में। अब दूसरी बात पर आ जाओ, एक और पॉइंट है, जैसे आपकी धरती पर जो रेखाएं हैं उनको देखो आप, ये पता नहीं किस एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि मैंने ये भारत भूगोल में बता दिया है आपको, लेकिन फिर भी मैं चलो तुम्हें एक बार मोटा मोटा चर्चा कर लेता हूँ। ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, और ये जो है आपका 23.5 है, 23.5 अक्षांश है, इसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और ये 66.5 उत्तर है, और ये 90 डिग्री उत्तर है। 23.5 डिग्री दक्षिण है, 66 डिग्री दक्षिण है, 90 डिग्री दक्षिण है। ओके, ये हो गया आपका। यहाँ पर ये जो रेखा है 23.5 दक्षिण, इसको बोलते हैं मकर रेखा। देखो कौन सी रेखा कौन से देश से जाती है, ये जब महाद्वीप वाला नोट्स देंगे ना तो उसमें सबका लिखा हुआ है महाद्वीप में। जैसे अफ्रीका से रेखा जब जाएगी तो कौन कौन से देश में जाएगी तो वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जीरो देशांतर किन किन से जाती है वो सब लिखा हुआ है वहाँ पर। ये आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर है, अतः इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? आर्कटिक। और ये आपका कहलाता है उत्तरी ध्रुव। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ये नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है तो इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त है। और ये आपका कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है ना। तो ये रेखाएं आपकी कुल मिला करके हो जाएंगी, है ना, ये आपकी रेखाएं हो जाती है। सूर्य मान लो यहाँ पर है, विषुवत पर है, सूर्य को विषुवत रेखा पर लंबवत मानते हुए फिर अपने देखते हैं कौन कौन से कटिबंध है। तो ये सबसे बीच में है, विषुवत पर है, तो ये जो क्षेत्र होगा, ये जो पूरा क्षेत्र होगा कर्क और मकर के बीच का, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। देखो दो अक्षांशों के बीच क्या कहलाता है? कटिबंध ना, ये रहा, इसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन। देखो ऊपर सबसे कम सूर्य कहां पर जाएगा? ध्रुवों पर, अतः यहाँ पर बर्फ जमा रहती है और ठंड बहुत होती है, इसको बोलते हैं फ्रीज जोन, है ना। और ये क्षेत्र होगा दोनों के बीच का जहाँ उष्ण भी है और शीत भी है, तो शीत प्लस में उष्ण, और ये कहलाता है कौन सा? शीतोष्ण। कौन कहलाता है? शीतोष्ण कहलाता है, शीतोष्ण कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। टेम्परेट बोलते हैं, टेम्परेट, टेम्परेट जोन बोलते हैं, टेम्परेट, टेम्परेट, ठीक है ना, टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो ये आपका होता है। देखो सहारे के लिए लिखते हैं उप, सहारे के लिए क्या लिखते हैं? उप। जैसे उष्ण के जो सारे होगा उसको लिख देंगे, उष्ण के जो सारे है उसको बोलते हैं उप प्लस में उष्ण, और इसको बोलते हैं उपोष्ण। जो उष्ण के सारे है उसको क्या बोलते हैं? उपोष्ण। जो उष्ण के सारे कौन सा है? उपोष्ण। तो देखो उष्ण आपका मतलब कर्क रेखा, है ना, और कर्क रेखा कितनी है? 23.5, 23.5 है, 23.5 और 30। देखो उष्ण कटिबंध के सारे 30 तक का जो क्षेत्र है, उष्ण के सारे कितने तक का क्षेत्र है? 30 तक का, उष्ण के सारे 30 तक का जो क्षेत्र है ना, इसे ही हम बोलते हैं उपोष्ण। क्या बोलते हैं? उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध। बिहार का विस्तार है 24 से 30, 24 20 10 से 30 31 नहीं, हाँ 24 27, है ना, 24 20 10 से 27 31 15, है ना, हाँ 27, अरे भाई मैं बता रहा हूँ, देखो ये है 24 20 और 10 से, और ये है 27 31 15, ये है, ठीक है ना। इससे ये सिद्ध होता है कि चीजें रखने से याद होती हैं और परमानेंट याद हो जाती है। हाँ, मैं तो इसको कभी रिवाइज नहीं करता हूँ, लेकिन एक बार मैंने दिमाग लगा के याद कर लिया
एक बार मैंने इसको याद किया और ये याद हो गया, परमानेंट हो गया। अब मैंने जैसे भी याद, मुझे ध्यान नहीं कैसे याद किया, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ लिंक करके याद किया, ये मुझे ध्यान है, कुछ कुछ जुगाड़ करके किया था मैंने याद। हाँ मैंने जुगाड़ करके याद किया था इसको, लेकिन मैंने याद किया था ऐसे। अब मैंने पता नहीं कैसे याद किया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन लिंक करके याद किया था, फिर याद हो गया और मैं अब तक भी नहीं भूला हूं, ठीक है ना। अब मेरे साथ देशांतर मत पूछना, वो याद नहीं है। देखो तो बिहार का विस्तार कितना है, 24 है, 24 से 27 एक्जैक्टली आपको याद रहना चाहिए, 24 से 27 ये जरूरी है, इतना याद होना कम से कम। देखो 24 का मतलब रेखा के ऊपर, अरे भाई 23.5 ऊपर 24, और 27 मतलब इस 30 के नीचे है, ये 30 है ना। तो इसका मतलब बताओ बिहार किस में आता है, उपोषण में। और बिहार, हाँ सब टोटिकल बिल्कुल, और बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है, दक्षिण में, उत्तर में आएगा, ठीक है ना। तो बिहार इसके उत्तर में है और उपोषण कटिबंध में स्थित है। बताओ समझ में आई कि नहीं बात। और भारत के बीचों बीच कर्क रेखा जाती है, इसलिए भारत जो आता है वो किस में आता है, आधा तो उपोषण में और आधा शीतोष्ण। इस तरीके से भारत का विस्तार आ जाएगा। मैं आपको टाइम निकालना बता देता हूँ, टाइम कैसे निकालते हैं दो स्थानों का। पेन निकाल लो सब लोग। है पेन रख, एक पेज निकाल लेना। क्या हो गया, दुखी हो रखी है, कुछ बात है क्या? हाँ ये बताएंगे ना अंतरराष्ट्रीय रेखा। यार ये लोग क्या ये दरोगा बनेंगे, मेरे समझ नहीं आता है। ये सारी बातें में लगे रहते हैं, दिखाना इसका ये कौन है ये बच्चा, इसको कॉल करो ना इसको, ये कौन है ये, इतना पता नहीं किस में गम में बैठा हुआ है कि चिंगारी का खौफ ना दिया करो हमको। अच्छा चिंगारी का खौफ ना दिया करो हमको, हम अपने दिल में दरिया बहाए बैठे हैं। अरे हम तो कब का जल गए होते इस आग में, लेकिन खुद को आंसुओं से भिगाए बैठे हैं। क्या बात है यार, ये कौन दिल जला शायद तो भाई टूटा हुआ। तो देखो तो सुनो भाई, इस देखो सुनो, एक बात पर ध्यान दो, हमेशा टाइम कैसे निकालते हैं। दीदी दीदी क्या बात, 10 रुपये लेके मानेगी? देखो समय ज्ञात करना। देखो तुम दीदी बोला मत करा करो ना, कुछ भी शांत रहा करो, फिर आपको देख के अंकल भी बात करने लगते हैं सारे, है ना। समय कैसे ज्ञात करते हैं सुनो, इसके 3 स्टेप है। कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। 3 स्टेप में आपको एक बार समझाऊं, 3 स्टेप कौन कौन से। पहला स्टेप कहता है कि देशांतरों का अंतर ज्ञात करना, देशांतरों के मध्य अंतर ज्ञात करना, देशांतरों के मध्य अंतर ज्ञात करना, अंतर ज्ञात करना, देशांतरों के मध्य अंतर ज्ञात करना। सबसे पहला है, जैसे हम ऐसा मानकर चलते हैं, और ऐसा मानकर चलते हैं कि लंदन में बैठा हुआ एक व्यक्ति सुबह 6 बजे क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, कॉफी, दारू पी रहा है, बस कुछ भी पी रहा है। ले इसको शाम कर लेते हैं, ये ले तू आज ही रह, ये ले, ठीक है ना। ये कुछ भी पी रहा है, चाय पी रहा है मान लो, चाय पी रहा है ऐसे मान लो, अरे यार ठीक है ना। और दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति, ये दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति इस समय क्या कर रहा होगा? अच्छा दिल्ली में बैठा व्यक्ति 6 बजे चाय पी रहा है, तो दिल्ली में बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है ना, मुश्किल से सांस ले रहा है। अभी तो यही हालत है। तो एक बार समझते हैं, मतलब क्या है कि कितने समय का अंतर होगा ना भाई, सुबह की चाय, फिर 11 बजे का ब्रेकफास्ट, फिर 1 बजे का लंच, फिर और क्या होता है, फिर डिनर होता है ना, जो भी होता है। एक पर्सन को सुन लो एक बार, तो पहले तो निकालना है अंतर। अब देशांतर तो पता ही नहीं है, देशांतर कितने, तो लंदन जिसके ऊपर है उसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। कितना है? तो इसका मतलब 0 डिग्री देशांतर, ये लंदन का मतलब होगा 0 डिग्री देशांतर। देखो 1884 में वाशिंगटन डीसी पड़ता है अमेरिका के अंदर। अमेरिका की राजधानी कौन सा है? अच्छा ये क्या, यहाँ पर सम्मेलन हुआ है ना, और भूगोलवेताओं के इस सम्मेलन के अंदर बोले भाई पूरी दुनिया के समय को एक करना पड़ेगा, और पूरी दुनिया के समय को चूंकि एक करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा बनानी पड़ेगी। दीदी समझ रही है ना, बड़ी बात करती है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ समझ जा, बर्बाद होंगे, बगल वाले को लेके बैठेंगे। तो वो जो है ना उस 1884 की उस सम्मेलन के अंदर क्या किया गया, उसमें कहा गया भाई हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा तय करेंगे। और ठीक भाई कर लो तय, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसको माने, बोला हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा उसको मानेंगे जो गुजरती है लंदन के अंदर, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ग्रीनविच। लंदन में कौन है, जैसे पटना में एक स्थान पड़ता है मुसल्लापुर हाट, ऐसे लंदन में कौन स्थान है, ग्रीनविच में एक जगह, एक मतलब एक वेधशाला है, उसको बोलते हैं रॉयल वेधशाला, है ना। जैसे इंग्लैंड देश के लंदन शहर में एक जगह पड़ती है ग्रीनविच, और वहां पर एक वेधशाला है, उसको बोलते हैं रॉयल वेधशाला। उसी प्रकार जैसे मान लो कि भारत देश के पटना शहर में मुसल्लापुर हाट में केजीएस, समझ में आई बात। इसी प्रकार से तो ऐसे ही आप देखोगे कि लंदन के अंदर रॉयल वेधशाला है ग्रीनविच शहर में। तो बोलो जो रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए और ग्रीनविच से निकलती है, और ग्रीनविच में भी किस जगह से निकलती है, रॉयल वेधशाला, उसी को हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा मानेंगे। बोलो ठीक है भाई मान लो, तो रॉयल वेधशाला जो गुजरी उसको कहा गया 0 डिग्री देशांतर। इसलिए लंदन का जो देशांतर वो कितना है, वो है 0 डिग्री देशांतर। फिर भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत की, तो भारत ने अपनी जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच गुजरती है कौन, वो गुजरती है आपकी कौन सी, वो गुजरती है करके नहीं, भारतीय मानक समय रेखा। उमा से उल्टा नहीं बताया था, बता ना, उमा से उल्टा। तो भारत से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, इसका नाम है 82.5। कितने, 82.5। तो भाई ये आपकी गुजरती है 82.5 पूर्व, ध्यान रखना 82.5 पूर्व ये है। तो अब इनके बीच हमें समय अंतर निकालना है। तो देखो एक बार
मतलब डट जाना एक बार, मैं कह रहा हूँ वो सुन लो एक बार। देखो 0 और 82, स्टेप नंबर 1 कहता है, स्टेप 1 कहता है कि पहले नंबर पर आपके निकालो, अंतर निकालो। तो बताओ 82 में और 0 में बताओ कितना अंतर आएगा? 82.5। दीपक इसका ध्यान रखा रहता है स्टोरी का, इसको थोड़ा समझा। तो तो क्या है? अरे कौन है यार ये? करोगे याद गुजरे जमाने को, तरसोगे हमारे साथ एक पल बिताने को। तो 82, नहीं नहीं इधर सुन लो, समय निकालना सीख लो, पेपर में आएगा। इस पे बात नहीं करो, उस पे बात करो पहले। कैसे बालक को तो 82 है। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं हम? सबसे पहले अंतर निकालते हैं। स्टेप नंबर 2, अच्छा आप इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष अपने अक्ष पर, नहीं सूर्य के सापेक्ष नहीं, अपने अक्ष पर कितने घंटे घूमती है? एक चक्कर। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटे में? 24 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट? 3 घंटे में और 5 घंटे में, मतलब आप 60 से गुणा कर देते हो, सीधा आ जाता है ना भाई, क्या बात, टैलेंटेड बच्चे हो। इसका मतलब 24 को अगर मिनट में करना होगा तो गुणा 60। अरे सिंपल बात है ना, 1 घंटे में 60 मिनट तो 24 घंटे में 24 गुणा 60, सिंपल बात। अच्छा एक चक्कर, एक चक्कर है, एक चक्कर का मतलब क्या होता है? एक चक्कर का मतलब होता है ऐसे, एक चक्कर मतलब यहां से शुरू हो और यहां पे खत्म हो, मतलब कितना डिग्री घूमे? 360। सही बात है ना भाई, वाह, 360 डिग्री एंगल बनता है एक चक्कर। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 24 गुणा 60 मिनट, 24 गुणा 60 मिनट। सही बात है, ऐसे ही होता है। तो आप कहोगे पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है 24 × 60, या पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूर्णन करती है 24 × 60 बटा 360। आप काट तो 0 0 6 से 6, 3 8 24 नहीं है, तो कैसे काटोगे? 60 से 60, 3 से काटोगे 3 8 24, ऐसे नहीं, 60 अच्छा ऐसे करते हैं 4, मतलब क्या इसका मतलब हो गया कि 360 डिग्री घूमने में अगर लेती है 24 गुणा 60 तो 1 डिग्री घूमने में, है ना? अच्छा तो 1 डिग्री घूमने में, है ना, 1 डिग्री घूमने में समय लेगी 24 गुणा 60 बटा 360, मतलब आएगा कितना? 4। क्या क्या लेगी? मिनट है, कितना मिनट लेगी? 4। 1 डिग्री का अंतर होता है तो उसमें कितना समय लगता है? 4। 2 डिग्री का अंतर 8, 3 डिग्री का अंतर और 50 डिग्री का 200 मिनट। सही बात है ना? और 15 डिग्री का 60 मिनट, 60 मिनट, सिंपल से। तो आप क्या कह रहे हो कि एक जब भी कभी भी दो देशांतरों के बीच अंतर को 4 से गुणा कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? समय में। तो आपने कहा कि भाई साहब दोनों में अंतर जितना भी है, तो स्टेप नंबर 3, दूसरा जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप, इस सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि प्राप्त अंतर जितना भी अंतर आया उस प्राप्त अंतर को 4 से करते हैं गुणा, 4 से करते हैं गुणा। अब 4 से गुणा कर दिया। अब ध्यान रखना कि जब भी कभी पूछा हुआ स्थान अगर पूर्व में है, भाई जिस स्थान का समय पूछा है अगर वो दाईं तरफ है तो जोड़ दो और बाईं तरफ है तो घटा दो। ये सिंपल ध्यान रखना है। तो पहले तो आपको ये बना लेना है कि कौन कहां पर है। जैसे 0 के पूर्व में भारत है, 0 के पूर्व में तो है, सही बात है ना। अगर अर्जेंटीना की बात करता तो फिर पश्चिम में हो जाता, पश्चिम में होता तो फिर चीजें हो जाती। आप क्या कह रहे हो कि यदि जिस स्थान का समय पूछा गया है, जिस स्थान का समय पूछा है वह पूर्व में है, तो समय जुड़ता है और पश्चिम में है तो घटता है, और पश्चिम में है तो समय क्या होता है? घटता है। पश्चिम में है तो घटता है तो समय घटता है, पश्चिम में है तो समय घटता है। आई बात समझ में? तो अब बताओ आप इस 82 को गुणा करोगे कितने से? 4 से। तो 82 को गुणा करोगे कितने? 4 से, तो बताओ कितना आएगा? 330। 330 का आएगा मिनट, और इसमें घंटे कितने हो गए? 5 घंटा और 30 मिनट, मतलब कितना घंटा? 5.5 घंटा। अब देखो समय कहां पूछा है? दिल्ली का, तो बताओ दिल्ली दाईं तरफ है कि बाईं तरफ? इस तरफ है, दाईं तरफ। अच्छा इसको पूर्व पश्चिम की बजाय इसको दाएं बाएं लिख लो, दाएं है तो, और इसमें लिख दो बाएं में है तो, है ना। तो दिल्ली किस तरफ? दाईं तरफ है, इसके या बाईं तरफ? दाईं तरफ। इसका मतलब प्लस 5.5 घंटा, और प्लस 5.5 घंटा होगा तो 6 AM पर ये चाय पी रहा है ये भाई साहब, ये क्या करेगा अपना? क्या करेगा अभी तो? अच्छा नाश्ता कर लिया होगा, है ना, और ऑफिस गया होगा, है ना, या मतलब जो भी कर रहा है, जो भी कर रहा है, कुछ भी मान लो आप, है ना। इसमें कई लोग उठते 10 बजे हैं तो वो नाश्ता कर रहे होंगे, है ना, सुबह सुबह वो भी चाय पी रहे होंगे अपने, है कि नहीं। तो ये चलो आपका आया समझ में। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रश्न देता हूँ, आप देखो तुरंत उत्तर कर दोगे इसका आंसर, ठीक है ना, तुरंत कर दोगे आप। अब आप फंसोगे नहीं। हाँ लिखना है ना 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 ना, स्थान ए, सुन लो, स्थान ए है, कौन स्थान है? ए स्थान 10 डिग्री पश्चिम में है। ए स्थान कहाँ पर है? और यहाँ पर समय हुआ है सुबह 10 बजे है, 10 AM। सुन लो प्रश्न को पहले। एक स्थान बी है, और ये है आपका 60 डिग्री पूर्व में है, और यहाँ पर समय कितना होगा? टाइम बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। तुम्हें बता रहा हूँ तो 2 मिनट में कर दोगे इसको, और आपका आंसर आएगा इसमें सबका। सुनो इसका जो समय आपका आएगा, तो आपका आएगा 203। आपका आंसर आ गया सबका 1:20 PM आया होगा ना आंसर? हाँ वेरी गुड, जितने बच्चों का सबका 1:20, बहुत बड़े गलत है गलत है भाई साहब, गलत है जी। जुड़ेगा ये है, जुड़े कैसे? घटाओ इसको, अंतर निकालना है ना। ओ अच्छा ऐसा है क्या? 1:20 वाले सारे बच्चों गलत है। अब इसको सुन लो, इसमें क्या गड़बड़ होती है, ये ऐसे ही गलती होती है ना। सुनोगे ये अंकल जी पीछे सारे इधर ध्यान दो। देखो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, इस बात का सदैव ख्याल रखें आप कि जब भी कभी ऐसा प्रश्न निकालते हैं तो हमेशा सबसे पहले बनाया जाता है किसको? 0 को। पहले 0 बनाते हैं, हमेशा पहले 0 लिखते हैं। 0 के बिना कोई काम शुरू नहीं करना, है ना। तो 0 लिखा। अब देखो आपको 2 अक्षांश दिए, 2 देशांतर दिए हैं। एक देशांतर कितना है? 10 डिग्री पश्चिम,
10 डिग्री पश्चिम। अब बताओ पश्चिम 0 के दाईं तरफ है, 10 पश्चिम बाईं तरफ उस तरफ है, तो इसका मतलब ये आ गया आपका कितना डिग्री, 10 डिग्री पश्चिम। और एक दिया है 60 डिग्री पूर्व, तो 60 डिग्री पूर्व राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, तो ये आपने बना लिया 60 डिग्री पूर्व, ये 60 डिग्री पूर्व बना लिया, ये लो 60 डिग्री क्या हो गया पूर्व, ठीक है ना। ये तो गलत हो गया तुम्हारा आंसर आ गया। अब मैंने ये थोड़ी कहा था अंतर का मतलब ये थोड़ी होता है घटाना, अंतर का घटाने से मतलब होता है, ये कोई अंतर थोड़ी हो गया, घटा दिया तो अंतर आ गया 60 माइनस 10 50 50 गुणा 4 200, 3 घंटा 20 मिनट, 10 में जोड़ दो 3 घंटा 20 मिनट, 1 बज गए 20 मिनट आ गया। तो अब अंतर निकालो इसमें, आप अंतर निकालो तो 10 और 0 के बीच कितना आया अंतर 10। और अच्छा चलो मान लो कि ये एक ए स्थान है, ये एक बी स्थान है, ये एक सी स्थान है। इस ए स्थान से बी स्थान की दूरी कितनी है, मान लो 60 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है 60 किलोमीटर। और ए स्थान से बी स्थान की दूरी मान लो कितनी है 10 किलोमीटर। तो बताओ बी और सी के बीच दूरी कितनी होगी, 10 और 60 70। आई बात समझ में, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया ना। तो ये अंतर जब आप निकालोगे तो ये जो देशांतरों का अंतर आएगा ना, वो देशांतरों का अंतर आएगा 10 प्लस 60, ये अंतर आएगा कितना डिग्री 70, 70 गुणा 4 7 चौका 28 28 7 चौका 28, तो 80 मिनट, इसको करो कन्वर्ट कितना 60, तो कितना आ जाएगा इसमें, तो कितना आएगा 6 चौका 24 6 6 चौका 24, तो 4 घंटा और 40 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट। अब देखो पूछा गया स्थान दाईं तरफ है तो जुड़ेगा, अगर यहाँ का देता यहाँ का पूछता तो फिर घटा देते। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जोड़ो इसमें 10 में से आप जोड़ोगे, 10 में से आप जोड़ोगे कितना, तो 10 में आप जोड़ोगे कितना, तो 10 में जोड़ोगे कितना 4, तो 10 बजे 10 AM 11 AM 12 PM। आई बात समझ में, दिन में 12 PM होता है और रात को 12 AM होता है। तो आप समझो कि फिर 12 PM हो गया, फिर 2 घंटा और 1 और 2 PM, 2 PM और कितने मिनट ऊपर है 40, तो मतलब 2 बज करके और कितना मिनट 40 मिनट, 2 बज करके और 40 मिनट, ये क्या आ गया PM आ गया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया जी, हे भगवान मतलब मैं सब समझा दिया, अभी पूछ 4 कहां से आ गया। दूसरा प्रश्न तो एक, चलो अब लिखो आप उसमें ऐसे लिखो प्रश्न ऐसे ही। चलो मैं देता हूं, अब देखता हूं कौन चेक करता है। स्थान ए इस ये आपका मान लो 15 डिग्री पूर्व पर है, और स्थान बी 45 डिग्री पश्चिम पर है, 45 डिग्री पश्चिम पर है ना। और यहाँ पर बजा है आपका 12:30 PM है, तो यहाँ का समय कितना होगा। हाँ बेटा तुम फंसोगे मुझे पता है, इतना आसान थोड़ी है, मैं आपको दे दिया तुम कर लोगे। बताओ कितना होगा, 8:30 होगा पक्का। देख लो अभी भी थोड़ा विचार करने के बाद ही उत्तर बोलना है। कोई 8 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, एक उत्तर बताओ बताओ कोई। अच्छा एक बच्चा कह रहा है 12:15, एक कह रहा है 8:30, एक कह रहा है 6:30, एक कह रहा है 5, एक 4:30। देखो सुनो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ना तुम जितना बता रहे हो उतना देखते हैं, उतना बैठता नहीं बैठता है। देखो चलो सुनो आप एक बार निकालते हैं अपने, है ना बेटा सुनो प्लीज, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, बिल्कुल साइलेंट होकर एक बार सुनो प्लीज, एक बार सारे साइलेंट होकर सुनो, एक बार सुन लो यार एक बार। आपको सिंपल करना है, पहले बनाया कितना डिग्री 0 बनाया, अब देखो 43 पश्चिम, तो ये बना लिया आपने 45 डिग्री पश्चिम। देखो यहाँ का समय निकालना है, यहाँ पर समय कितना है, और एक देखा 15 पूर्व, तो 15 पूर्व, और ये 15 डिग्री आपने क्या बना लिया पूर्व, और यहाँ का समय देखा है 12 बज करके देखा है 30 मिनट 30 PM। बात सुन रहे हो इसको। अब निकालो अंतर, तो 15 और 45 अंतर कितना आया 60, 60 गुणा 4 240 मिनट, 240 मिनट आ गया, कितना घंटा आया 4 घंटा 4 घंटा। अब सुनो बताओ माइनस 4 घंटा, तो 12:30 बजे 8:30 कब के AM, सही बात है ना, 8:30 PM 8:30 AM, समझ में आ गई सबको। तो ये 8:30 क्या आ जाएगा AM, 8:30 AM आ जाएगा। आगे समझ बात कर लोगे, ये भी ध्यान रखना AM PM भी देखना है, वहां कांड करिए कभी, है ना। तो फिर बाद में पेपर में आके बाहर आके पता चलता है फिर बाद में कि वो ऐसा था, ठीक है ना। तो अक्षांश देशांतर और इसके जो मोटे-मोटे प्रश्न थे वो यही थे, कल आपको पढ़ाएंगे। फिर कौन सा भूकंप, और एक को बताएंगे ज्वालामुखी। भूकंप क्या कैपिटल भी करा देंगे, कोई बात नहीं, है ना। जो शाम को YouTube की क्लास लेते हैं वो देखते हो थोड़ा उसको आप कुछ खाना वाना बनाओ तो उसमें देख ले रहे हो लाइव करके, है ना। और नहीं तो उसको 1.5 2 की स्पीड लगा करके उसको फटाफट एक बार निगाह से निकाल लेंगे ना। इधर उधर मत देखना, कहीं भी YouTube किसी का भी, है ना अरे मतलब किसी से वैसी ईर्ष्या नहीं है कि उनको मत पढ़ना, हमारा पढ़ना ना, लेकिन ये है कि समय खराब होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी सभी टीचर्स बहुत सारा पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, इस वजह से करा, बाकी कोई बात नहीं। थैंक यू।